कहते हैं ना, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। चीन, पाकिस्तान और किसी हद तक रूस, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे। पर इन सब के बीच में भारत के दोस्त ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो वहीं ओवैसी का कहना है तालिबान को मानो, बाकी को छोड़ दो। तो सबसे बड़ी खबर, यूके ने क्यों कहा कि सब कोई करो मना, और आखिरकार तेजस ने KF-21 को मार गिराया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में 20 साल लंबे मिशन के बाद अमेरिका जा चुका है और इसके साथ ही कई देशों ने काबुल में जो उनके दूतावास हैं उनसे अपने राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि दोबारा से रिश्ता अफगानिस्तान के साथ कायम होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर इस क्रम में देखने को मिला रूस, पाकिस्तान और चीन, जिन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो तालिबान के साथ रिश्ते रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो ये कहा कि अब असल में अफगानिस्तान आजाद हुआ है। तुर्की ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा रोल माना जाता है चीन और रूस दोनों का। दोनों ही मध्य एशिया में लंबे समय से आर्थिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। चीन अपनी BRI परियोजना चलाना चाहता है और अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जे में लेना चाहता है, तो रूस भी अपना यूरेशियन आर्थिक व्यापार ब्लॉक को मजबूत करना चाहता है। पर अब तक ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ अमेरिकी सेना थी। लेकिन ये सारी चीजें जो वो कोशिश करना चाहते थे और जो सोचा था वो सब धरा धराया रह गया है, क्योंकि कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब जबकि अशरफ गनी नोटों से बैग भर के, हेलीकॉप्टर भर के भाग चुके हैं देश से, देश छोड़कर जा चुके हैं। कहा तो शुरू में ये भी कहा गया कि अमरुल्लाह सालेह, जो कि उपराष्ट्रपति थे अशरफ गनी के समय, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया है और ये अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में छिपे हुए हैं। आपको बता दें ये वो इलाका है जहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाया है तालिबान, और इससे पहले भी कभी इस जगह पर पहुंच नहीं पाया है। ये इलाका बेहद खतरनाक है। एक ऐसा मात्र प्रांत है ये जो कब्जे से बाहर है। यहाँ तक कि इस घाटी पर 1970 की दशक में सोवियत संघ और 1990 के दशक में कभी भी कब्जा नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सालेह छिपे हुए हैं और सालेह ने अब एक घोषणा की है। सालेह ने कहा है कि चूंकि अफगानिस्तान का संविधान ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो या पलायन हो या इस्तीफा हो या मृत्यु हो तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। मैं इस वक्त देश के अंदर हूँ और मैं इस वक्त राष्ट्रपति हूँ। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूँ। सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हुए ये कहा है कि अमेरिका और नाटो ने हौसला खो दिया। अफगानिस्तान पर जो बाइडेन ने जो कुछ भी किया हम उनसे बहस नहीं कर सकते हैं, बहस करना बेकार है, उसे जाने दो। हमें अफगानों को ये साबित करना है कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। US नाटो के विपरीत हमने हौसला नहीं खोया है। आगे हमें दिख रहा है कि बहुत कुछ बाकी है, चेतावनियां समाप्त हो गई है और हम आगे बढ़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। सालेह ने तो साफ साफ कहा कि वो झुकने वाले नहीं है और वो नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लीजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वो उन लाखों लोगों को निराश नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। आपको बता दें अमरुल्लाह सालेह भारत के बड़े ही समर्थक माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी जिसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय समर्पण के हालात को दिखाकर पाकिस्तान को कहा भी था कि हमारे देश में कभी ऐसा होने हुआ नहीं है। खैर कई बार वो पाकिस्तान को लताड़ भी चुके हैं और ये शख्स वो हैं जो खास तौर पर निशाने पर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो खुफिया एजेंसी के ये कभी चीफ रहे हैं। ये कोई साधारण आदमी उपराष्ट्रपति नहीं बना है बल्कि ये चीफ रहा है अपने देश की खुफिया एजेंसी का, और इस खुफिया एजेंसी ने भारत के रो के साथ मिलकर कई सारी चीजें की है।
है। अब भारत के सामने ये प्रश्न उठ गया है कि भारत कैसे इस परिस्थिति को हैंडल करेगा। क्या भारत अमरुल्लाह सालेह को समर्थन देगा? वैसे तो यूएनएससी ने अभी अफगानिस्तान की जो नई सरकार बन रही है उसे मान्यता नहीं दी है, पर देखना होगा बाकी देशों को। तो वहीं भारत में जो सांसद हैं ओवैसी, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अफगानिस्तान में अब सत्ता बदल चुकी है, इसलिए सालेह की बात मानना बेकार होगा। अब भारत को तालिबान के साथ ही बातचीत करनी चाहिए और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त जो सत्ता में है वही असली है। तो वहीं ब्रिटेन का कहना है कि नाटो सहित दुनिया के देश कोई भी तालिबान को मान्यता न दे, वरना आगे पूरी दुनिया को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस ने अब एक नया बड़ा कारनामा कर दिया है। तेजस को लेकर दुनिया भर में वैसे ही काफी डिमांड है। दुनिया के कई देश तेजस को एक बेहद अच्छी टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट मान रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे भी देश हैं जिनको अपने ही बनाए हुए फाइटर जेट्स नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफी माहिर है, एक बहुत अच्छा देश माना जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर। इसने इंडोनेशिया के साथ मिलकर हिस्सेदारी में एक लड़ाकू विमान KF-21 को बनाने की घोषणा हुई। यहाँ तक कि KF-21 फाइटर प्लेन को सामने रखकर बहुत सुर्खियां बटोरी गई। इसमें इंडोनेशिया का 20% का हिस्सेदारी है। अब इंडोनेशिया 50 KF-21 लड़ाकू विमान को खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब इंडोनेशिया अपने ही इस हिस्सेदारी वाले KF-21 जिसे बनाया दक्षिण कोरिया है उससे खुश नजर नहीं आ रहा है। अब बात ये हो गई है, हालात ऐसे हो गए हैं कि इंडोनेशिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दक्षिण कोरिया के KF-21 को मत खरीदो, ये बुरी तरीके से फेल हो गया है। साथ ही साथ अब वो ये कह रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में जिस तरह के हालात हैं और चीन हमारा दुश्मन है, ऐसे दुश्मन के सामने KF-21 पर पैसे लगाना बेकार है। और उन्होंने सलाह दी है कि इस डबल इंजन वाले KF-21 से काफी बेहतर है भारत का सिंगल इंजन वाला तेजस। और इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि तेजस लड़ाकू जहाज 3000 से भी ज्यादा सफल उड़ाने भर चुका है और इस दौरान एक बार भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ या कुछ भी हादसा नहीं हुआ। साथ ही साथ मजबूत बॉडी होने की वजह से और बेहतर कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से भारत तेजस में काफी अच्छी मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें तक लगाने की ओर आगे बढ़ चुका है। इसलिए KF-21 नहीं बल्कि लेना है तो भारतीय तेजस की तरफ बढ़ो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान में अमरुल्लाह सालेह को भारत को समर्थन देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।